बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर 3 जनवरी को चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा, जबकि ताहयात नाहली केस में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कल 2 जनवरी को दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत है ताहयात नाहली के हवाले से। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं इस हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट रुजू करेंगे, क्या कहेंगे? अदालतों में काफ़ी कुछ होने जा रहा है अगले चंद दिनों में, और उसमें जो है वो एक तो ताहयात नाहली के हवाले से कल 7 रुकनी बेंच, और दूसरा ये है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो शुएब शाहीन साहब आज गए थे, और फिर उसके बाद उसमें उनकी फिर रजिस्ट्रार साहब से ग़ालिबन बात हुई कि वो तो उस केस को परसों उसको मुकर्रर कर दिया गया 3 तारीख जी। और उसके साथ ही जो एक बड़ी अहम अपील दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो चेयरमैन नैब की तरफ से हुई है, चेयरमैन नैब की तरफ से हुई है, और वो ये है कि जो ताहयात नाहली है वो 5 साल नहीं बल्कि 10 साल है। ठीक है, उसको 10 साल, एक कोई फैसला शायद जून में हुआ था, तो उसको ख़त्म किया जाए और ये नाहली की मुद्दत को बढ़ाया जाए। तो काफ़ी कुछ जो है वो अदालतों में होने जा रहा है, और उसके बाद फिर मतलब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनते बनते ये काफ़ी कुछ अदालतों में होगा, और फिर उसके बाद जो है, लेकिन जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आपको पता हमारी अदालतों में अक्सर ये बात होती है और ये कही जाती है आम तौर पे भी कि इंसाफ होना चाहिए और होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने जैसे बात की थी कि इलेक्शंस पत्थर पे लकीर हैं और होंगे, तो हम भी उसी जुमले के कुछ उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इस तरह कह देते हैं कि इलेक्शन तो होंगे 8 तारीख को, लेकिन नज़र नहीं आ रहे। तो अगर इंसाफ हो और होता हुआ नज़र आए तो फिर इलेक्शन होते हुए नज़र भी तो आए ना, नज़र क्यों नहीं आ रहे? हर दूसरा आदमी पूछ रहा है कि यार आपको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, हो तो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे। तो इसको बराह करम अदालत यकीनी बनाए कि इलेक्शन होते हुए नज़र भी आए, जैसे इंसाफ होता हुआ नज़र आता है ना, तो नज़र क्यों नहीं आ रहे? ये कोई मेरे ख्याल से इसको ये ठीक करना पड़ेगा, और अगले चंद दिनों में मेरा ख्याल है कि ऐसे फैसले या ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि जो चीज़ हो रही है वो नज़र क्यों नहीं आ रही? ठीक है ना, तो ये फिर नज़र भी आना चाहिए ना, नज़र तो हमें कुछ और आ रहा है। ठीक है, इधर पकड़ उधर पकड़ ये, और आज तो ये जो बात कर रहे थे आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब बड़े दिल से बात कर रहे थे कि भाई ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और ये, लेकिन वो थोड़ा सा जलाल में भी आ जाते हैं। उससे बात वो दुरुस्त कर रहे थे, उनका जो मतलब वो जिस तरह उन्होंने बात कही, तो पहली दफ़ा मैंने पंजाब पुलिस को डरते हुए देखा, आज कांपते हुए उनके अफसरान को पहली दफ़ा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आज हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये जो उनके ऊपर क्योंकि काफ़ी तनकीद होती रही है कि भाई आप बलूचिस्तान से हैं, तो ये मामला बलूचिस्तान के जो हैं इतने गंभीर हैं। यहाँ ये बात दुरुस्त कह रहे थे, इशू यहाँ ये खड़ा हुआ था कि जो काम अगले दिन ये 2 दिन के बाद हुआ, फवाद साहब आ गए और फिर उसके बाद वो मिले, और देखे ना उसके बाद फिर ये हुआ कि मामला बेहतर हुए ना, मुर्शद सोलंकी साहब भी आए तो मुज़ाकरात हुए, देखा, फिर वो अदालत ने जाके कुछ बात की, फिर वो गलत थी, फिर आगे थी, फिर पीछे थी, वो मामला जैसे तैसे रफा दफा हुआ। लेकिन ये कि वो पहले दिन हो जाता तो उसमें क्या मुज़ायका था? तो वो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो एक बहुत गंभीर मसला है, हम भी जानते हैं। बड़ा इशू यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो जिस तरह से मामलात हुए ना, उसको
उसके हवाले से बात हो रही थी। वहाँ पे BLA हमले कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, आम सिविलियन शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे कौन फंडिंग, वो एक अलग इशू है। यहाँ जो लोग आए हुए थे उनको उनको कैसे उनसे बात करनी थी, उससे उनको कैसे इंगेज करना था, वो क्या मसले हल तो नहीं हो गए ना बलूचिस्तान के, लेकिन वो यहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो उठ गए। तो ये बात बग़ैर इतना कुछ होने के बगैर भी वो यहाँ से उनको इंगेज किया जाता, उनसे बात होती, कोई इसका कोई मुस्तकिल हल निकले ना इस मामला का। तो जाहिर है कि वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के ऊपर फिर लोगों ने बात उठाई, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा, उनके जाहिर है कि एक बहुत ये पेचीदा मसला है बलूचिस्तान का, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई हैं और निशाना बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और सिविलियंस को भी। और अब वो और एक तवील अरसे से हो रहा है, ठीक है, तो उसका रीजनल स्ट्रेटेजिक उसके बहुत सारे नुकात हैं, और मेरे ख्याल से काकड़ साहब उसको बेहतर समझते हैं उन सारे मामलात को। लेकिन उसमें यह है कि आटे के साथ घुन भी पिस जाता है ना बीच में। वो जो लापता अफराद हैं, अब उनका कोई तो आगे सिलसिला निकले कि उनके घर वालों को पता तो चले कि भाई क्या है चीज़। तो ये बहरहाल इलेक्शन से पहले ये जो है ना अब इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, और निगरां हुकूमत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, निगरां कैबिनेट जो है ना उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है आने वाले दिनों में अनवारुल्लाह काकड़ साहब पे और उनकी काबीना के अरकान पे। क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त सारा सिलसिला, तो उसमें जाहिर है कि ये निगरां हुकूमत तो अपनी जगह मौजूद है, और उसमें मतलब बहुत जो कागजात छीन रहा है, कहीं कहीं अपीलें हो रही हैं, कहीं अदालतें कोई फ़ैसला दे रही हैं, फिर ये हो रहा है, तो हिजान की सी कैफियत है। तो इसको जो है वो ज़ाहिर स्ट्रीमलाइन करना फिर उनका काम है अनवारुल्लाह काकड़ साहब को, वो जिम्मेदार एक अहम जिम्मेदारी है उनके पास। तो वो उसको बरूए कार लाएँ और ये थोड़ा सा टेम्परेचर कम करें इस वक्त जो है ना। अगर वो ख़ुद भी ज़ाहिर है कि वो बरम थे इस बात पे कि उन पर तनकीद हो रही है, और ये सारा वो हो तनकीद होती है, सियासतदान है, होती रहती है। लेकिन ये कि जो आने वाले दिनों के अंदर ये इलेक्शंस का महीना है, और निगरां हुकूमत अगर ख़ुद थोड़ा सा वो उसमें मतलब इनकी ज़िम्मेदारी है कि उसमें आने वाले दिनों में कोई ऐसे मामला जो कि मज़ीद कशीदगी उसमें जो है ना, इनका निगरां कैबिनेट का काम है निगरां ज़रा उसको कूल डाउन करें माहौल को। तो माहौल कूल डाउन, पहले बहुत पोलराइजेशन है और बहुत ज़्यादा शिद्दत है मामलात में। तो उम्मीद करते हैं कि काकड़ साहब थोड़ा सा ये जो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है वो भी नहीं होगी इन पे, और ये भी थोड़ा सा देखेंगे कि जो नीचे जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है, और उसमें थोड़ा सा मामलात को देखेंगे। अब ये अदालतों के अंदर मामला जा रहे हैं, और ये मामला जो हैं ये किस तरफ जाते हैं, तो ये अदालतें फैसला करेंगी, ट्रिब्यूनल्स में फैसले जाएंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, जो नाअहल हो गए वो उनकी मुस्तरद हो गए कागजात वो एक्सेप्ट करेंगी अदालतें, कुछ के नहीं होंगे, कुछ के होंगे। ये मतलब ये काफ़ी जो है ना, मतलब ये इलेक्शन में नॉइज़ी होते हैं, हमेशा नॉइज़ी। अब देखें ना अभी से अमेरिका में क्या सूरत हाल है, और नॉइज़ी होते हैं, बड़ा शोर होता है इसमें, और वो शोर हंगामों की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, उसमें तशद्दुद भी कभी कभी खुदा हंसता आ जाता है उसमें। अमेरिका जैसे मुल्क में तशद्दुद हो गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस वक्त जो अरबाब इख्तियार हैं वो मामलात के ऊपर अपनी गिरफ्त रखें और सूरत हाल को कशीदा होने से बचाएँ। लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ भी हैं मुल्क में, सिक्योरिटी का क्राइसिस भी है, और मईशत का भी। तो एक महीना जो है अगला, ये कई हवालों से बहुत अहम है, और उसमें लोग ज़ाहिर है कि परेशान भी हैं, लेकिन लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। तो इंतखाबात जो है वो, अब मैंने वही बात की कि इंतखाबात होते हुए नज़र भी आने चाहिए। ये अब देखें ना, असल में मेरा ये ख्याल है कि जब ये तय होगा ना कि कौन कौन इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है और कौन कौन नहीं ले रहा, और निशान मिला, ये 10-12 तारीख तक या 13 तारीख तक क्लैरिटी होगी, तो उसके बाद फिर शायद इलेक्शन कैंपेन जो है वो प्रॉपर शुरू हो पाए कि कौन से लोग हैं, कौन से लोग नहीं हिस्सा ले रहे, कहाँ से। तो ये सारा अदालतों में मामला जा रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि जो हमारी इंतज़ामिया है वो भी अलर्ट है, उनके ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आने वाली हैं। इंतज़ामिया से मुराद जो आपकी पुलिस है, या आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या
हमारी अदालतें हैं, वकला हैं और केसेस, और ये महीना जो है ये काफ़ी, और फिर महंगाई और बिल वो सारे साथ साथ, और सिक्योरिटी कंसर्न्स जो कि शहादतें हो रही हैं, और कल भी शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, मौलाना साहब का अटैक। तो इस सब में जो है वो उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर अंदाज में आगे मामला चलेंगे। अच्छा, और चेयरमैन नैब गए हैं अदालत में नाअहली के हवाले से, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी मुद्दत ज़्यादा है, इसको ज़्यादा मुद्दत को बहाल किया जाए। अच्छा, और ये अभी वो 62 वाली नाअहलियत वाले इश्यूज़ वो भी कल हैं, तो ये अभी कमिंग डेज में काफ़ी अदालतों के हवाले से है। लेकिन ये कि लोग अगर ख़ुद जो है वो जो अरबाब ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ बता पाए, उसको तो हमेशा कूल रखना है अपने आप को, और पीछे मुसाफिर सारे चीख रहे हैं तो अगर वो भी साथ, तो उसको कूल रखना है, उसको चुप करवाना है, भाई सुकून से गाड़ी चल जाओ, बैठो आप लोग सारे। तो ये निगरान हुकूमत जो है थोड़ा सा। अच्छा, अब कल जो है, आज पहला दिन साल का, अल्लाह ताला खैरियत से 2024 लेकर आए सारी दुनिया के लिए। तमाम जगह पे जंगें वंगें, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, महंगाई, और तो सारी दुनिया में खैरियत से लाए। लेकिन वही बात के नज़र नहीं आ रहा ऐसा, ठीक है। अच्छा, हो भी नहीं रहा और नज़र भी नहीं आ रहा, वहाँ ये मामला हैं कि हो भी नहीं रहा और नज़र भी नहीं आ रहा। कल जो है, कल हमने बात की कि नए साल की खुशियाँ और आतिशबाजी और ये सारे मामला, तो तकरीबन तमाम ही इदारुल हुकूमतों में दुनिया के जो बड़े कैपिटल्स हैं, खूब आतिशबाजी रात हुई, और उसके बाद आतिशबाजी और मिडनाइट, और सबसे जो लंदन में, सिडनी में, न्यूयॉर्क, बाकी जगहों में अब हुआ ये। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक इशू ये हुआ कि अच्छा, गज़ा में आप देखें कि कितना खून बह रहा है और कितना खून बहा है, लेकिन ये है कि वहाँ तल अवीव में जो है वो जश्न आज़ादी का ये जो जश्न नए साल का जो जश्न है, उसको मनाने के लिए लोग सड़कों पे जो आए, तो वहाँ पे भरपूर अंदाज में आतिशबाजी, और आतिशबाजी हुई, और उसके बाद जो है वो लोग जो हैं वो उस पर झूमना शुरू हो गए। अब साथ गज़ा में क्या कुछ हो रहा है, और तल अवीव की सड़कों पे लोगों ने नाचने शुरू कर दिया आतिशबाजी से, और साथ ही सायरन बज गए। बताया गया ये आतिशबाजी नहीं है, बल्कि गज़ा से हमला कर दी गया हमास ने, दोबारा रॉकेटों की बरसात हो गई है। अब रॉकेटों की बरसात, ये रॉकेट फायर हो रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं, ये आतिशबाजी नहीं है, ये रॉकेट गज़ा से रॉकेट फायर हो रहे हैं। अच्छा, लोग वहाँ पे तल अवीव में, उन्होंने कहा ये तो मर खप गए, अब तो बचा ही नहीं है गज़ा में, तो ख़त्म हो गए सारा, हमने बमबारी कर करके। उन्होंने ठीक जैसे ही होते ने स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट, रात के जैसे घंटा बजाए 12 का, उधर से जनाब, यानी डॉट 12 बजे रात, तल अवीव के ऊपर रॉकेटों की बरसात हो गई। और ये 7 अक्टूबर से लेके आज तक जो बर्बरियत और हमले और ज़मीनी हमले और बमबारी और सारा तबाह हो गया, ख़त्म हो गई हमास, मारे गए लोग, मारे गए बच्चे बूढ़े, उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस कदर मजबूत और कितना टाइमिंग्स के हवाले से, और तो उसमें उन्होंने 27, अच्छा ये पूरे इसराइल की तरफ, ये थे तल अवीव नहीं, ये जनूब शुमाल आगे पीछे वो, अच्छा वो यहाँ पर अब मैं तो बाज़ दफ़ा इनके अलर्ट थे आयरन डोम्स वगैरह, उसमें से कोई 19 मेरे ख्याल से 27, कुछ 35 की फिगर आ रही है, एक 27 की फिगर आ रही है, कुछ उसमें से उन्होंने गिराने में कामयाब हो गए, कुछ जो है वो बाकी दूसरे इलाकों में जाके गिर गए और वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत थे वो मेरा। अब मैंने कहा 2 फिगर्स हैं, एक ये है कि 27 रॉकेट फायर हुए पूरे इसराइल के ऊपर, 12 बजे से लेके अगले 10 मिनट तक फायर होते रहे, और आप देखें कि एक जगह से, मतलब मुख्तलिफ जगह से गज़ा में फायर कर रहे हैं, और वो शुमाल जनूब मशरिक मगरिब हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज, और वो उसके बाद वहाँ पे लोगों ने ट्वीट करना, मतलब है कि वो अमेरिका में
वहाँ की जो एम्बेसी है, ये मनाजिर चूँकि गज़ा के वो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ये हुआ कि भाई ये तो ये क्या नया साल मनाया जा रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद जो उनकी एम्बेसी है, इसराइल की जो एम्बेसी है, उन्होंने वहाँ पर ये ट्वीट किया बाकायदा, यानी एक्स पे उन्होंने मैसेज डाला। अगर हमारे पास वो तैयार है, मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जी ये जो है ये जो है ये देखें आप ज़रा, ये अब ये है, ये उनके एक सहाफ़ी हैं जो बता रहे हैं। अगर हम इसको बड़ा कर देंगे तो ये क्लियरली नज़र आएगा जी। इसराइली एम्बेसी ऑफ इसराइल टू यूएस, दीज आर नॉट मिडनाइट फायरवर्क्स बट हमास रॉकेट अटैक एज इजराइलीज ट्राइंग टू ब्रिंग द न्यू ईयर हैप्पी। अब नीचे ज़रा आप आतिशबाजी देखें, ये हमास ने क्या किया कल रात को। अच्छा, ये वहाँ ये हुआ कि वो ये अमेरिकन ने कहा कि ये तो तल अवीव में, अच्छा वहाँ ये खबरें जा रही हैं बाकायदा प्रॉपर कि भाई बड़े खुश हैं लोग तल अवीव में और चलें, वो उनकी एम्बेसी ट्वीट कर रही है कि ये जी आतिशबाजी नहीं है, हमास ने फिर हमला कर दिया हमारे ऊपर और हमें नहीं पता, हमें कुछ हम रोक रहे हैं और कुछ हम जो है वो उसको, तो ये सूरत हाल है 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान की रात की, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इस तरह से नया साल मनाया गया। मैंने कहा एम्बेसी का ट्वीट है। अच्छा, अब उसके बाद जो है, और ये जो है ना, इसको बड़ी हैरत होती है इसको देख के कि अगर आप इसको ये एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, ये जो सातवीं है ना, टाइम्स ऑफ इसराइल कैसे कर रहा है, सातवीं स्लाइड, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट हमास अटैक्स इजराइल विद हैवी न्यू ईयर रॉकेट। ओ भाई मसला ये है, ये 27 की फिक्र दे रहे हैं लेकिन कुछ नहीं, कोई 35 कह रहे हैं। अच्छा, एयर डिफेंस ने 18 गिरा दिए, 9 खुले इलाकों में। मगर आप ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कमांड एंड कंट्रोल, ये इसराइली फौज जो है, और साथ ही वहाँ से मैसेज आया, याहिया सिंवार, मोहम्मद दैफ, पूरी हमास की सारे लोग, उनका मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ मौजूद हैं और ये हम बता रहे हैं कि हमारा पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है, ये आप इतने से झक मार रहे हैं यहाँ पे बॉम्बिंग वॉम्बिंग करके। तो ये जो है ये एक बड़ा नया मसला पैदा हो गया इसराइल के लिए कि अब क्या होगा। और ये उसके साथ ही जो है वो जो दूसरा जो एक वाक़या पेश आया है दरमियान में, जिससे कशीदगी, कल भी हमने बात की थी कि जो हुतीज़ ने अटैक किया एक कंटेनर पे, वो सिंगापुर से वो कंटेनर जा रहा था और सिंगापुर से वो तो उस सिंगापुर का उसको भी फ्लैग लगा हुआ था, और वो 1 घंटे के अंदर 2 अटैक्स हुए। उसने कॉल किया यूएसएस मेसन को, कल भी हमने वो दिखाई थी उसकी जो। अब उसके बाद ये हुआ कि वो एक पे जहाज़ पे आग लग गई, कुछ उस पे। उसके बाद ये हुआ कि फिर उन्होंने अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आए बचाने के लिए, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पे उन्होंने मिसाइल दागे। उसके नतीजे में अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ने फिर आगे से जो हुतीज़ थे उन पे जवाबी रॉकेट बरसाए, और उसके नतीजे में ये हुआ कि 3 कश्तियाँ डूब गईं, 10 लोग उसमें हुतीज़ जो हैं वो जाँ बक हुए। और उसमें 4 से लेकर 7 के बारे में ये इत्तला है कि जो चौथी बोट थी वो वहाँ पे यमन जो है वहाँ पर उनकी वहाँ पे मुख्तलिफ़ हस्पतालों में वो दाखिल हैं। और उसके साथ ही जो है वो ये मसला जो है ये, लेकिन उसके मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको रोकने की कोशिशें भी साथ साथ हो रही हैं। एक तो बज़ाहिर आपको नजर आएगा बहुत बढ़ गया मामला, जैसे हुतीज़ का मामला है, और उसके बाद वो जो ये जहाज़ वाज आए थे सारे ये ब्लॉक हो गए, बंद हो गए दोबारा से यहाँ पे सारे सिलसिले। और साथ ही फिर ईरान की तरफ से आज जो है वो ऐलान हुआ कि उनका जो जहाज़ है अलबुर्ज वो जो है वो समंदर में आ रहा है, यानी वो समंदर में ही था, वो था ये यानी आप समझें कि यानी बहरे अमर में आ रहा है, स्विस क्रॉस करता हुआ मेडिटेरियन से वो आ रहा है इस तरफ,
यानी बहरे अमर में आ रहा है, ठीक है, यानी वापस ईरान की तरफ आ रहा है। और ये इनका काफ़ी, ये अभी इसकी रेनोवेशन 2-3 साल पहले हुई है, लेकिन ये जो है ये शायरान के दौर में ये जहाज़, असल जहाज़ जो बना था शायरान के दौर में बरतानिया की एक बंदरगाह पे ही तैयार हुआ था। तो लेकिन उसके बाद 2-3 साल पहले इसको जदीद उस पर जो मिज़ाइल्स और डिफेंस सिस्टम और ये सारा, तो वो जंगी जहाज़ जो है वो यहाँ पर आना ईरान का, तो ज़ाहिर है कि समुद्रों में कशीदगी है और आग जो है वो भड़क रही है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये एक तरफ तो बहुत आपको लगे डेड लॉक है और बड़े मामले, लेकिन उसके साथ ही डायलॉग भी हो रहे हैं, भरपूर डायलॉग हो रहे हैं। और वो डायलॉग जो हैं वो उनको इस हफ्ते चूँकि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपना दौरा शुरू करना है, तो उन्होंने मशरक़-ए-वस्ता आना है, तो उससे पहले ये डायलॉग किसी न किसी हतमी नतीजे तक उनका पहुंचना ज़रूरी है। नेतन्याहू जो है उन्होंने कहा ये कई साल तक चलेगी, कई महीनों तक चलेगी, कई साल तक चलेगी, लेकिन ये है कि वो इस तरह हो नहीं सकता। ये सदर बाइडन जो हैं, सदर बाइडन ने आज न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा है कि 14 दफ़ा उन्होंने बात की है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने आज एक रिपोर्ट दी है जिस पे, और वो ठीक बात है, उसको हम जानते हैं। उन्होंने नेतन्याहू से जो है वो 14 दफ़ा जो है वो टेलीफोन पे बात उनकी हुई है, और तकरीबन हर दफ़ा ही जो है उसमें गुफ्तगू में, और ख़ुद भी वो आए, और वो मतलब है कि उनको ये भी मशवरा दिया जा रहा था कि जी अगर तल अवीव यहाँ इस वक्त जो है ये अगर अटैक हो गया, हमास ने अटैक रॉकेट्स का कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मैंने आपसे कहना कहीं ना कहीं वो राब्ते, चाहे वो इजिप्ट में हो रहे हों, चाहे वो टर्की में हो, चाहे वो कतर में हो, कहीं ना कहीं सबके, जो अमेरिका भी कहीं ना कहीं राब्तों में कि ये आग आगे ना फैले। तो बज़ाहिर तो एक तरफ ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कशीदगी है और जाने जा रही हैं और सब कुछ हो रहा है सारा, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि डायलॉग भी अपनी जगह पे चल रहे हैं, और उसमें जो है वो एक ग्रुप ऐसा है जो ये मुसलसल चाहता है कि ये जो ये इलेक्शन का इशू बन जाए, क्योंकि ट्रम्प जो है वो तो इसराइल के बहुत बड़े हामी हैं। अब ट्रम्प जो है वो इसराइल के हामी हैं, यानी ट्रम्प तो इतने बड़े हामी हैं ना कि उन्होंने कहा यरूशलेम के अंदर दारुल हुकूमत होगा और गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं वो मुस्तकिल इसराइल का हिस्सा होंगी। और तो जो वो ट्रम्प तो, और फिर उनके दौर में अब्राहम अकॉर्ड्स ये सारे हुए थे, तो ट्रम्प तो इसराइल के बहुत बड़े हामी हैं और इसराइली लॉबी और ये सारे वहाँ पे फ़ाल हैं। अब जब इलेक्शन की कंपेन शुरू होगी तो उस वक्त उससे पहले बाइडेन को ये मसला निपटाना है, क्योंकि उसकी वजह ये कि उस वक्त वो उनको फिर बहुत ज़्यादा ऐसे इक़दाम उठाने होंगे कि वो पूरी दुनिया, उनके अपने अंदर की तकसीम, यूरोप के ममालिक, अरब, मतलब इससे, और यहाँ पर हमास 31 तारीख को मैसेज दे रही है कि आपने जितने मर्जी यहाँ पे अब शहीद हो गए लोग, हम पर जगह मौजूद हैं और अभी भी हम तल अवीव पे हिट कर सकते हैं। उनकी इकॉनमी का ज़ाहिर है कि वो मतलब है कि उनकी एक हजीमत होती है ना कि आप पूरी दुनिया में अब कह रहे हैं कि जब हम साइबर में और AI में और टेक्नोलॉजी और ये और वो, और फिर आपको हमास ने आकर रगड़ा लगा दिया, तो शब उनके लोग शहीद तो हुए। लेकिन आप देखें ना, इसराइल की एक अपनी भी तो एक होती है ना, मुसाद है जी, इसराइल है बड़े, वो तो 31 को तो तारीख को उनके ऊपर जो है वो बरसात कर दी उन्होंने मिसाइल्स की। तो ये बहुत तल्ख हो गए हैं मामला। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये अब वहाँ पर कतर, मिस्र, अरब ममालिक, टर्की, और बज़ाहिर ये जैसे हुतीज़ का मामला हुआ, तो अब वहाँ पर, लेकिन उसके साथ ही जो रॉन डेमर गए थे अभी, मुशीर, इनके मुशीर वहाँ गए हुए थे ना नेतन्याहू के, उनको वहाँ पर कोल्ड शोल्डर मिला है। मैंने उस दिन भी बात की थी कि वाशिंगटन में उनको कोल्ड शोल्डर मिला है, उनको कोई ख़ास, उनसे कोई बहुत कोई उन्होंने तीर नहीं मारा, और ये वो वहाँ पर कह कर आए हैं बात, ये रॉन डेमर वहाँ पर कह कर आए हैं बात अमेरिकन से, कि एक तो हम ये है कि फ़ौजों का आगे पीछे फ़ौजों को करते हैं इस ऑपरेशन को हम, साउथ और नॉर्थ और इधर और उधर सारा, और दूसरा ये है कि हम यमन माहदे की तरफ, ठीक है, हम डायलॉग की तरफ दोबारा जाते हैं। अभी पब्लिक जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसे कतई नज़र बीवी नेतन्याहू जो हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो, और ये उस, मैंने आपसे कहा ना कि एक पूरे साइड लाइन पर जो क्योंकि अल्टीमेटली ये होगा कि इनके अंदर से ही जो कोई शख्स है वो मुज़ाकरात कर रहा होगा,
यानी वो डायलॉग की तरफ होगा, क्योंकि वो ये पॉसिबल नहीं है कि इसराइल मतलब मैंने आपसे कहा ना कि इसमें आप देखें कि ऑस्टिन लॉयड जो हैं, यानी जो फ़ौज है, फ़ौज ने आज अपना सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगी बेड़ा है अमेरिका का, वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है, जो कि यूएस से जेरल फोर्ड है। जेरल फोर्ड उनके 38वें सदर थे जेरल फोर्ड। वो पहले बहरिया में नेवी में काम किया था, पैसिफिक में दूसरी जंग अजीम में। तो उनके नाम पे फिर ये जो बहरी जहाज़ है, ये इसको प्रेसिडेंट बुश के दौर में, ये अभी ट्रंप के दौर में ये यानी तैयारी तब शुरू हो गई थी, और अभी ये जहाज़ जो है ये अभी आया, और बहुत बड़ा जहाज़ है। अगर इसकी जहाज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ऐसे मिसाइल सिस्टम, ये सबसे बड़ा दुनिया का बहरी जहाज़ है। लेकिन ये समंदरों में नहीं घूमता, ये वहाँ अमेरिका की बंदरगाह पे, एक बंदरगाह पे खड़ा रहता है। बहुत कम जो है ये इसको उतारा जाता है। तो ये इसको भेज दिया गया था मशरिकी बहरे रोम में, ईस्ट मेडिटेरियन इसको भेजा गया था 7 अक्टूबर के बाद। इसको अमेरिका ने वापस बुला लिया, इसको अमेरिका ने वापस बुला लिया। यानी उससे ये जाहिर हो रहा है कि मतलब है कि एक तरह से इसराइल को भी मैसेज है कि भाई अब यहाँ पर जो है ना, क्योंकि ये बहरी बेड़ा जो है यहाँ पे मौजूद था, और ये इसकी मौजूदगी की वजह से बहुत सा ये नहीं होता है ना कि यहाँ से जहाज़ फ्लाई कर रहे थे, तो ये पूरा बहरी बेड़ा जो है अगले चंद घंटों में, दिनों में ये वापस जा रहा है यहाँ से अमेरिका का। तो ये एक बड़ा कंसर्न है इसराइल के अंदर कि अमेरिका जो है, और ये मैसेजिंग है एक तरह से कि भाई अब आप देख लें मामलात, यहाँ से हम अपनी फ़ौजें हटा रहे हैं। और ये जो हिज़्बुल्लाह जो है उसके जो सरबराह हैं वो परसों 3 तारीख को वो खिताब करेंगे सईद हसन नसरुल्लाह, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी है 4थी। और मैंने आपसे कहा ना कि इसमें रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं इस तमाम मुल्क भी और सारे। आज दोबारा जो स्ट्राइक्स हुई हैं वहाँ पर मुख्तलिफ स्ट्राइक्स हुई हैं, ऐनुल असद एयर बेसिस पे इराक़ में 1 घंटे के अंदर अंदर इरबिल के ऊपर भी हुए हैं, दोबारा अटैक्स हुए हैं। लेकिन वो और अमेरिका की जो डिफेंस सिस्टम है वहाँ पे जो हाउसिंग है तो उसको नाकाम बनाया है। लेकिन उसमें इशू ये है कि उसमें ये ख्याल रखा जा रहा है कैजुअल्टीज़ ना हो, ये ख्याल रखा जा रहा है कि मतलब वो बस एक मैसेजिंग होती है ना कि इधर से उधर जा रहे हैं मिसाइल, उधर गिरे जाके उधर, गिरे जाके उधर। इसी तरह से मतलब हिज़्बुल्लाह ने भी रिस्ट्रेन किया अपने आप को, वहाँ पर मौजूद हैं अमेरिकन सफारतकार भी मौजूद हैं, और वहाँ पर बरतानवी सफारतकार भी मौजूद हैं। ये तमाम शख्सियत मौजूद हैं कि वहाँ पे ये लेबनान और इसराइल ये सरहदी झगड़े, ये सारा मामला। लेकिन जो हिज़्बुल्लाह का जो अंदाज़ है, हिज़्बुल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार नहीं कर वो, लेकिन वो इशू ये है कि वो वहाँ से याहिया सिंवार का मैसेज ही नहीं आया कि आप मदद के लिए आएँ। मतलब ये इतनी इनकी कोऑर्डिनेशन जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये यहाँ से प्रेशर आता है इनके ऊपर, हमास के ऊपर, तो वहाँ से वो हुतीज़ और एक मैसेजिंग जो है ना इनकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग है कि इनका तरीक़ाकार क्या है मैसेजिंग का। और उधर से जो है वो ये जब 2006 की वॉर हुई ना, 2006 की जो हिज़्बुल्लाह और इसराइल की, तो मैं उस वक्त वहाँ पे दाहिया के इलाके में था। तो वहाँ पे ये F-16 तैयारे जब इसराइल की हदूद में दाखिल होते थे ना, इसके लेबनान की हदूद में दाखिल होते थे, तो बैरूत में दाहिया में वो बच्चे भागते हुए आते थे तेज़ी के साथ, यहाँ से निकलो निकलो निकलो, मीडिया के लोग यहाँ से खाली करो, जहाज़ आ रहे हैं, जहाँ बमबारी शुरू होगी। उनके पास वो मैसेज आता था फ़ोन पे, या उस ज़माने में तो ये स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो वो मैसेज छोटा सा आता था SMS, और उसके आगे उनकी जो सर्विस होती थी मैसेजिंग के, जाओ जाओ निकलो निकलो, और उसके 5 मिनट के बाद वो जहाज़ ऊपर आते थे, वो बॉम्बिंग होती थी। तो एनीवे, अब इश्यूज़ में यह है सारा कि पाकिस्तान में इसके क्या असरात होने जा रहे हैं। ये जंग अगर फैल गई, ये तो एक बात हम कर रहे हैं ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये कामयाब हो जाएंगे और रिस्ट्रेन का मतलब, अगर ये जंग फैल गई और अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गया, क्योंकि हुतीज़ जो हैं इस पे अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत कंसर्न है, सऊदी अरेबिया में और बाकी जगहों पे, कि ये माहिदा किसी तरह ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये जहन में रहे कि सबसे पहले अगर यमन से किसी ने माहिदे के तहत अपनी फ़ौजें या पीछे हटा था कोई मुल्क, तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात था।
मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरेबिया से पहले इसमें इस अमन माहदे में कि ये जंग जो है ये बेकार है, इसको ख़त्म करो, वो हट गए। तो ये एक बड़ा नाजुक सा माहदा हुआ है जो यमन है। यमन के अंदर जो है वो अगर खाना जंगी हो गई या खुदा ना खास्ता ये इनके आपस के अंदर दोबारा, या ये जंग बाहर भी कहीं कोई इसमें कोई जहाज़ों पे जो बेचारे लोग सेलर्स हैं और सामान जा रहा है वो कोई निशाना बन गए, तो उसके नतीजे में मामलात ख़राब होंगे। तो इसलिए ये मामला, अच्छा वक्फे में जाने से पहले मलका जो मार्गरेट हैं डेनमार्क की, वैसे चंद सेकंड लेके उनको हम खराज तहसीन पेश करते हुए बात दिन से निकल जाएगी। डेनमार्क की मलका हैं क्वीन मार्गरेट। तो क्वीन मार्गरेट जो हैं उन्होंने 83 साल की उम्र में आज ये ऐलान किया है कि वो अपने 83 साल की उम्र में उन्होंने इनकार किया, वो 52 साल मलका रही हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपना ओहदा छोड़ रही हूँ और अपने 53 साला बेटे को के लिए जो है अपना इक़्तिदार कुर्बान करके, तो अचानक उन्होंने अपना, अच्छा ये अब देखें यानी वो ख़ुद माशाल्लाह 83 साल की हैं, 1972 से हैं, और उनके जो साहबजादे हैं वो 53 साल के हैं और ये 52 साल मलका रही हैं। लेकिन ये है कि इनकी बड़ी इज़्ज़त है दुनिया भर में, मगर ये है कि ये 52 साल तक मलका रही हैं और ये क्वीन एलिज़ाबेथ के बाद अब सबसे ज़्यादा अर्से तक थी। तो बहरहाल उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा अपने साहबजादे के लिए। उनके साहबजादे जो हैं वो बहरहाल चले, प्रिंस चार्ल्स तो नहीं बने कम से कम, मतलब उन्होंने पहले जो है वो प्रिंस चार्ल्स तो बेचारे बहुत ही ज़्यादा उम्र में वली अहद बने, लेकिन उनके साहबजादे जो हैं बहरहाल उनकी वालदा ने खुद ही इक़्तिदार छोड़ दिया। मतलब ज़ाहिर है कि वो उस तरह से नहीं हुआ जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ हुआ था। जी ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बहुत से उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, क्या वो अदालतों से बहाल हो सकते हैं? बहुत सारे बहाल हो जाएंगे और बहुत सारे मेरा ख्याल है जिनके मंजूर हो गए वो उनको चैलेंज किया हुआ है, तो वो जो है वो मुस्तरद हो जाएंगे। तो ये भी अदालतों, ये मेरे ख्याल से दूसरे हफ्ते तक जो है ये क्लैरिटी होगी कि कितने लोग इस बात के अहल हैं कि इलेक्शंस में हिस्सा उन्होंने लेना है। अच्छा, और साथ ही इवेंट्स भी हो रहे हैं, इवेंट्स अपनी जगह पे हैं, यानी इवेंट से मुराद ये कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, सबसे बड़ा कंसर्न तो सिक्योरिटी का है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इनको ही देखने हैं कि इसमें कोई मुजाहरे हैं, कहीं कोई और मामला आते हैं, कैसे देखना है, कैसे उनसे नबरत आज़मा होना है, पुलिस को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पर, मतलब काफ़ी इश्यूज़ हैं इस वक्त। और ये कोई आम से हालात के अंदर ये इलेक्शंस नहीं हो रहे और बहुत से उम्मीदवारान उनके जो यानी उनके जो तायद करने के लिए पहुंचा वो भी, अच्छा लोग रिहा नहीं हो रहे। कमाल की बात ये कि जो लोग बाजियाब हो रहे हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोगों को बाजियाब कराया जा रहा है और रिहा नहीं करवाया जा रहा। कई लोग बाजियाब हो रहे हैं, अब ये पता नहीं बाजियाब का क्या मतलब है, लेकिन बाजियाब हो रहे हैं। फलाना आदमी, मैं कहता रिहा हो गया, कहते नहीं बाजियाब हो गया। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन होगा इस साल का पाकिस्तान में। उससे पहले 2 इलेक्शंस जो हैं, वो एक इलेक्शन तो अगले हफ्ते है और वो जो इलेक्शन है वो बहुत उसका जो है ना, यानी बहुत ज़्यादा कशीदगी में वो इलेक्शन हो रहा है और वो हो रहा है बांग्लादेश का, और वो 7 तारीख को है, एक हफ्ते के बाद। और उस इलेक्शन में सारी पार्टियाँ, बेगम हसीना वाजिद साहिबा जो कि वज़ीर आज़म है, उनके मद्दे मुकाबले सारी पार्टियाँ बाइकआउट कर गई हैं, सारी पार्टियाँ। अच्छा, वहाँ पर ये निगरान हुकूमत का क्योंकि तसव्वुर नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर हसीना वाजिद साहिबा के अंडर ही इलेक्शन हो रहा है, तो तमाम जमातें बाइकआउट कर गई। तो आज हसीना वाजिद साहिबा जो हैं उन्होंने आवाम से अपील की है कि आप बराए करम आके हिस्सा लें, और मुल्क के तकरीबन सारे ही जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास करार दे दिए गए हैं और इलेक्शन में ज़ाहिर है अपोजिशन सारी ही निकल गई है, सारी सड़कों पर है, तो ये वहाँ का अदम इस्तेकाम बढ़ेगा और वो इलेक्शन को नहीं मान रहे। और साथ ही अमेरिका और दूसरे मुल्क की कह चुके हैं कि हमारी गहरी नज़र है ये बांग्लादेश के इलेक्शंस पे। तो बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पर
बहुत सालों से बहुत कुछ हो रहा है जिसके पे मतलब है कि बड़े कंसर्न्स हैं पूरी दुनिया को। तो बहरहाल ये है कि अब वो बांग्लादेश के इलेक्शंस के बाद तो सुकून नहीं आएगा, बेचैनी और बढ़ेगी, क्योंकि सारी ही पार्टियां मतलब वो बस बिला मुकाबला वाला सिलसिला चल रहा है वहाँ पर भी। तो वो जो है वो अब उसके बाद कैसे स्टेबिलिटी तो उसके बाद नहीं है वहाँ पर किसी भी किस्म की, उसका फॉलो आउट कैसे होता है वो उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन वहाँ पर आज एक शख्सियत जो जो बड़े वहाँ पे उन्होंने अपना एक बैंक बनाया 80 की दिहाई में, और उसके नतीजे में वहाँ पे माइक्रो जो फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, उनको फिर नोबेल प्राइज़ मिला 2000, और उन वो बड़ा यानी उनका बैंक एक मॉडल के तौर पे पूरी दुनिया में वो उसका जिक्र होता रहा। उनको आज और ये बड़े शदीद नकात रहे वो हसीना वाजिद साहब को, उनको जेल भेज दिया 6 महीने के लिए, सज़ा कर दी उनको। वो जिस बैंक के ऊपर करप्शन की सज़ा लगी है उसी के ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। अच्छा, इनके लिए ख़त लिखा हुआ है जनाब 100 तो उसमें नोबेल इनाम याफ्ता लोग हैं दुनिया के, उन्होंने ख़त लिखा हुआ है, हिलरी क्लिंटन ने लिखा हुआ है, ओबामा ने लिखा हुआ है। तो ये हसीना वाजिद साहबा पे दुनिया भर का दबाव कि भाई इसी के ऊपर तो नोबेल प्राइज़ मिला है कि उन्होंने ये स्कीम लेकर आए हैं जिसके तहत बांग्लादेश ने इतनी तरक्की की है, और ये सारा तो इस वो करप्शन वो अपने बैंक में की है, क्या किया है, तो वो क्योंकि वो बड़े शदीद नकात थे इन पॉलिसीज़ के, तो वो हसीना वजीर उनको जेल हुए। तो वो एक वहाँ पर एक अच्छा खासा बहुत बड़ा टर्मोइल है बांग्लादेश में। और साथ ही अभी तक जब से 2 साल तो होने को हैं, ये ज़्यादा शायद पता नहीं कितना अर्सा हो गया है, लेकिन यूक्रेन की जो जंग है वो शदीद बमबारी हो रही है इस वक्त यूक्रेन पे, और यूक्रेन का कोई पूछ भी नहीं रहा, ना वहाँ मदद हो रही है उनकी, ना उनका कोई पूछने जा रहा है। अब ज़ाहिर इलेक्शन शुरू होने लगे हैं, यूरोप के अंदर और इश्यूज़ हैं, सारा ध्यान मशरिक़ वस्ता है, क्योंकि ये वहाँ का इशू वो एक हद तक रहेगा। मतलब हद से मुराद ये कि वो उसके फैलना के इम्कान नहीं है कि वो फैल के हम कहेंगे जी इस तरह के हालात नहीं है कि पोलैंड में चला जाएगा या वो लैटविया में चला जाएगा। मतलब पुतिन भी एक जगह पे और नेटो के मुल्क में मतलब एक ज़रा वहाँ पे किसी और अंदाज की जंग हो रही है। यहाँ जो मशरिक़ वस्ता का जो चिंगारियाँ हैं ना, ये चिंगारियाँ किसी भी वक्त इनमें तमाम, क्योंकि यहाँ पर मिजाज भी दूसरा है, तारीख़ भी दूसरी है। वैसे तो यूरोप की भी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी यही है कि सर काटते रहते हैं एक दूसरे का, तो वो जो है, लेकिन यहाँ पर जो है वो तो वाइकिंग्स की आप कहानियाँ पढ़ें तो यही होता था। वहाँ कश्तियों के ऊपर कटे हुए सर टंगे होते थे और वहाँ टावर्स के ऊपर। लेकिन ये है कि और उनके यहाँ फांसी देने का सिस्टम ही नहीं था, फांसी हो तो सर जलाद के आगे सर रखो और सर काटो। तो ये इसी तरह से कोई मशरिक़ वस्ता के अंदर भी सारा सिलसिला है। तो ये जो जंग, मैंने आपसे वही कहा कि एक तरफ तो बड़े सख्त बयान नज़र आ रहे हैं, लेकिन मशरिक़ वस्ता के अंदर डिप्लोमेसी चल रही है पीछे, और उसकी वजह से सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये दौरा जो अब होगा वो ऐसे नहीं होगा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन इसराइल गए तो इसराइल कह रहे हैं हम 1 साल तक लड़ेंगे, तो उसके बाद जॉर्डन गए, फिर उसके बाद यूएई आए, फिर सऊदी अरेबिया आए। तो इस दौरे से के दौरान ये इसके आगे, वरना ये दौरा अगर कैंसिल हो जाता है ना तो फिर उसके बाद उसका मसला ये है कि फिर सबके, क्योंकि अभी सबको मैसेज गया हुआ है कि आप रुकें, आप रुकें और यहाँ पे अमेरिका आके इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाएगा। और अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, ये जंग फैलती है, तो फिर इस जंग को चाइना और रशिया रिजॉल्व करवाएंगे, और ये अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहेगा कि इसमें चाइना आके अपना रोल प्ले करे। इस वक्त एक टेलीफोन कॉल जो है ना, देखें ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस दौरान अमेरिका गए हैं, और उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन से उन्होंने बाइडेन ने कुछ कमिटमेंट्स की थी गज़ा और फ़लस्तीन और इन सारे हवाले से। तो प्रेसिडेंट बाइडेन की अपनी पोजीशन चाइना के साथ भी ख़राब हो रही है, और वो चाइना के साथ ख़राब नहीं करना चाह रहे हालात के। ये एक अजब सा तमाशा बन गया ना कि आपकी असेसमेंट ये है कि ये तो अभी पुतिन की हुकूमत गिर जाएगी और जंग चलती जा रही है, और आप कह रहे हैं हमास ख़त्म हो गई, इसराइल कह रहे हैं हमास ख़त्म हो गई, चंद हफ्तों का खेल है, और वो न्यू ईयर नाइट के ऊपर वो पूरे इसराइल के ऊपर वो आतिशबाजी उन्होंने छेड़ी दी। तो ये मेरा ख्याल है कि अब आने वाले दिनों में ये तो हम देख रहे हैं कि ये बहरे अमर में जो कुछ हो रहा है इसको भी रुकना चाहिए, इसको बिल्कुल रुकना चाहिए। इसमें कोई कंटेनर्स आम, इसमें ये कोई, और इवन जंगी जहाज़ भी हैं, तो वो जंगी जहाज़ यहाँ पर वो हिफाजत के लिए मौजूद हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि हुतीज़ ने इंगेज किया हुआ है, यहाँ पर इंगेज किया हुआ है कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम यहाँ अटैक कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं।
और ये आप देखें कि सोमाली वो 2 जहाज़ ले गए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा अभी तक। वो इतनी खामोशी है क्योंकि बड़ी हसीमत है, बड़ी शर्मिंदगी है ना कि 2 जहाज़ ही सोमाली ले गए हैं, उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, पैसा वैसा दे के कुछ हमारे बरादर इस्लामी वाले इधर उधर करा के उनसे वो जहाज़ छुड़वाएंगे। तो मतलब ये है कि अब इसमें उम्मीद करते हैं कि नया साल जो है कम से कम ये जो बात नेतन्याहू बार बार कर रहा है कि जंग लंबी चलेगी और कई साल चलेगी, तो वो तो तैयार हैं कई साल चलने के लिए, लेकिन वो फैल जाएगी। इराक डिस्टेबलाइज हो गया, सीरिया हो गया एक दफ़ा दोबारा, अभी भी स्टेबल नहीं है, लेबनान और हो गया, तो फिर ये मामलात फिर ऐसे हैं कि वो फिर पूरे खत्ते को निगल लेंगे और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो जंगें ये एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी, यूक्रेन और मिडल ईस्ट की, क्योंकि ज़ाहिर मेडिटेरियन, ब्लैक सी, ये सारे जो अफ्रीका, ये सारा इलाका कनेक्ट हो जाएगा आपस में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।